चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 2024-25 के संदर्भ में आज 23 जुलाई को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आज मोदी 3.0 का पहला बजट संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। एक अगर मैं साधारण सी भाषा में कहूँ तो एक आम आदमी के लिए बजट की वही महत्ता होती है कि भाई क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई? कृपया एक बार हाँ या ना का जवाब जरूर साझा कर दीजिएगा। तो आइए आपके साथ में चर्चा करते हैं कि आज का बजट कैसा रहा। फटाफट से इस सेशन को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ये सेशन अच्छा लगना चाहिए। हमने हमारा साउंड सिस्टम भी आज चेंज कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। कॉलर माइक की जगह नेक बैंड ले लिया है और पूरा साउंड सिस्टम जो है वो अपडेट कर दिया है। चलिए फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं और जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उस पर बात करते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ। बहुत बड़ी बात है कि सर बजट आ गया, और बजट तो हर साल आता है। मुझे याद है जब दिल्ली में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर टीचर्स कहा करते थे कि बजट हर साल आता है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होती है। बजट की स्पीच लगभग वित्त मंत्री महोदया ने लगभग 130 पेज का बजट की स्पीच वहाँ पर प्रस्तुत किया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हमें 130 पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या पढ़ें कि हमारी आगामी परीक्षाओं में चीजें हल हो जाए। तो आइए उसी मुद्दे पर आप सभी के साथ में चर्चा करते हैं। फटाफट से इस सेशन को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सत्यमेव जयते हमारे भारत का आदर्श वाक्य है, भारत का मूल वाक्य है सत्यमेव जयते। यह जो वाक्य है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आप सबको इस बारे में जानकारी होगी, ठीक है। तो सत्य की ही जीत होती है। भारत बजट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं बजट की जो हमें आपके लिए बतानी है। 2024-25 जुलाई 2024 में यह बजट आया है और आज तारीख हो गई है 23 जुलाई। 23 जुलाई को यह बजट जो है वह प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्रालय का बजट प्रभाग है, उसने यह आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपको यह पता होगा कि वित्त मंत्रालय का जो बजट विभाग है, ठीक है, वह बजट विभाग बजट को काफी सीक्रेट तरीके से बनाता है, गुप्त तरीके से बनाता है। और जब बजट बनता है या इसकी छपाई होती है तब तक उस प्रेस में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है सिवाय आधिकारिक अधिकारियों के। क्लियर हो गई? और हलवे की रस्म के साथ बजट छपाई शुरू हो जाती है। चलिए मैथ्स की दुनिया, पिंटू जी स्वागत, सोनिया जी अभिनंदन, कृष्णा जी करिश्मा बहुत अभिनंदन आप सभी का। जुड़ जाइए जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं। तो आइए क्या है बजट की मूलभूत बातें जो हमारे लिए काफी उपयोगी बनती है। और चलिए कुछ चर्चाएं आप लोगों के साथ में करते हैं और महत्वपूर्ण बातें। देखिए साहब, बजट की जब हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर के सामने आती है उनको इस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो बजट प्रस्तुत हुआ है सर, इस बजट का मूल ध्येय वाक्य क्या है, बहुत अच्छे से इन बातों को समझिएगा। तो इस बजट का रोड मैप शुरू होता है विकसित भारत से। अभी हमारा भारत जो है यह विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और अब बजट के तहत भारत को, इस बजट में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का एक रोड मैप खाका खींचा गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो विकसित भारत हमारे लक्ष्य का रोड मैप है। 4 मुख्य बिंदुओं पर गौर किया गया है। पहली है अन्नदाता, यानी कि जो हमारे किसान हैं इन किसानों को इसमें महत्व स्थान दिया गया है। एक गरीब, एक होती है जी महिलाएं। हमारी आबादी का जो 50% हिस्सा है इनको छोड़े बिना किसी भी बजट की कल्पना नहीं की जा सकती। और यूथ, हम देखते हैं कि हमारा भारत आज विश्व में युवाओं वाला सबसे बड़ा देश है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। हमारा भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है और इसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और मिल भी रहा है। आज भारत देखिए स्टार्टअप्स की दुनिया में सबसे बड़ा देश बनकर के उभर रहा है। हमारे यहाँ की सरकार जो है स्टार्टअप्स के माध्यम से देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इन स्टार्टअप्स के द्वारा कई सारी नौकरियां जो हैं वह क्रिएट की जा रही है। और भी कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें जॉब दी जा रही है। जैसे आज राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने एक
वह एक घोषणा की जो है वह की है कि हमारा जो है विधानसभा सत्र चल रहा है, और जैसे ही विधानसभा सत्र कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कई सारी विज्ञप्तियां निकाली जाएगी। मेरे फोन में उनका वह जो जानकारी है वह है मेरे पास। देखिए, भजन लाल जी शर्मा ने कहा है कि विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियां ही भर्तियां निकलेगी। युवाओं को पूरी तरह से सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। बजट घोषणा 2024-25 के संदर्भ में यह बात कही है। क्लियर हो गई? तो बजट जो है विधानसभा सत्र जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपके लिए नो डाउट विज्ञप्ति आने वाली है। फिलहाल बजट की बात करते हैं तो 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया है। गरीब पर फोकस किया है, किसानों पर किया है, महिलाओं पर किया है, युवाओं पर किया है। ठीक है, चलिए बजट का मुख्य बिंदु क्या है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो मूल रूप से 4 विषयों पर कौशल है जी, 4 विषय पर यह बजट फोकस है। सबसे पहला आता है रोजगार। इस समय हमारे देश में रोजगार के लिए है काफी ज्यादा मारामारी चल रही है, हम देख रहे हैं, तो रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कौशल प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान करने की बात कही गई है कि हम युवाओं के हाथ में कौशल प्रदान करेंगे। और देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आपके पास कौशल होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है हमारे पास, उसके अंतर्गत हम कमाई कर सकते हैं। एक इसमें MSME के अंतर्गत बात कही गई है। MSME मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो लघु उद्योग होते हैं, और एक मिडिल क्लास लोगों के संदर्भ में बात कही गई है। आज हमारे भारत की कुल जनसंख्या का अधिकतर लोग जो हैं वह मध्यम वर्गीय होते हैं, तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, विकसित भारत हम कैसे बनाएंगे, तो बजट में इस बारे में कुछ बात कही गई है कि विकसित भारत के लिए हमारी कुछ प्राथमिकताएं हैं कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीतियां लाई जाएगी। कैसे लाएंगे भैया, तो समझिएगा। सबसे पहले परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था का व्यापक समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनेगी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए इसकी बेहद आवश्यकता महसूस हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक शब्द आता है जी आत्मनिर्भरता। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए इसकी बात कही गई है। आगे बढ़िएगा, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला। उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादन संगठनों, सहकारी समिति और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। नई किस्मों को शुरू करेंगे। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 नई उच्च किस्म वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। अभी कहा जाता है हमारे यहाँ जो है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा, उत्पादन बहुत ज्यादा है सब्जियों का, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उत्पादन के अभाव में, या हम ऐसा कह सकते उत्पादन तो है लेकिन एक शानदार, एक सुव्यवस्थित उनका ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो खराब हो जाती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो सरकार ने कहा है हम इस तरह की सुविधाएं आपके लिए लेकर के आएंगे। कुछ नई फसलें, जैसे खेती बाड़ी के लिए किसानों को 32 कृषि फसलें और बागवानी के लिए 109 नई फसलें यहां पर पैदा की जाएगी। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देंगे। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र, ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर के प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आधार संसाधन केंद्र विकसित किए जाएंगे। 10,000 जैव आधार संसाधन केंद्र जो है वह हम स्थापित करेंगे। झींगा उत्पादन और निर्यात की बात करते हैं। झींगा की खेती, प्रसंस्करण, निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI, ठीक है, 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए DPI, 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण, जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। विकसित भारत के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं हैं भैया? सबसे बड़ी बात होती है रोजगार की। क्या मैं ठीक कर रहा हूं मेरे दोस्त? आज भारत का युवा जो है वह रोजगार मांग रहा है। सरकार ने इस बजट के अंतर्गत रोजगार के लिए बड़ा गजब की बातें और शानदार चर्चाएं यहां पर की है। देखिएगा, PM पैकेज हम लेकर के आएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं जारी की जाएगी। तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन दिया जाएगा। इससे 210 लाख यानी कि 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आवश्यकता है। तो पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले, विनिर्माण का जो क्षेत्र है इसमें रोजगार सृजन करेंगे पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के संदर्भ में। प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर EPFO
अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन, 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। और तीसरा, नियोक्ताओं को सहायता, सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्ष तक 3,000 रुपए प्रति माह की क्षतिपूर्ति देगी। 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आशा है। यानी कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आने वाले समय में कई सारी भर्तियां निकलेगी भारत सरकार के अंतर्गत भी और राजस्थान सरकार के अंतर्गत भी। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाएं हॉस्टलों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना और शिशु गृहों की स्थापना करना। सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण, प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है जो कौशल के संदर्भ में काम करेंगे। घरेलू संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता, प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर और 3% वार्षिक ब्याज की सहायता। पीएम पैकेज में 4 योजनाओं के अंतर्गत कुछ बातें हैं। कौशल प्रशिक्षण, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। यानी कि कुछ बातें कही गई है विशेष तौर पर भारत के भविष्य को लेकर के। विकसित भारत के संदर्भ में समावेशी मानव संसाधन और सामाजिक न्याय पूर्वोदय विकास की विरासत भी है। ठीक है, आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में जो प्राकृतिक निधि हमारे संपन्न राज्य हैं उनके लिए एक योजना लाई जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश शामिल किया गया है। गया में औद्योगिक नोड के विकास के आधार पर अमृतसर, कोलकाता और आर्थिक औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। यानी कि भारत में अब एक नया कॉरिडोर बनेगा। जैसे अभी क्या बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, ये बात पता होगा। तो ठीक उसी प्रकार अमृतसर कोलकाता नया औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जाएगा। क्लियर हो गई? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नयन ग्राम विकास अभियान 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, 5 करोड़ जनजातीय लोगों को जो है लाभ होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना, 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी। जो हमारा 7 सिस्टर्स है, जहां तक अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, वहां तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वह खोला जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, वर्ष 2024-25 में 1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। देश की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। मुझे याद है 2021 में जब आरएस का पेपर हुआ था ना, हाँ 2021 की ही बात है, तो 2020-21 में जब आरएस का पेपर हुआ था तो आप लोगों को पता होगा एक योजना पूछी गई थी, शायद महाराष्ट्र की थी। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आरएस के पेपर में पोलावरम सिंचाई परियोजना पूछी जा सकती है। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वह आंध्र प्रदेश की है। किसकी है भैया? तो नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की है साहब। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड में, हैदराबाद बेंगलोर औद्योगिक कॉरिडोर में ओवर कनाल नोड में पानी, बिजली, रेल, सड़क जैसी आवश्यक संरचनाओं का विकास किया जाएगा। विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में भी कई सारे काम करने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, जैसे विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण करना, मुद्रा ऋण, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, ट्रेड्स में अनिवार्य ऑन बॉन्डिंग के लिए बढ़ा हुआ, खाद्य अविकिरण यानी कि इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां, स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता करना, ये सब चीजें कहां पर शामिल की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास करने के लिए 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। भैया कितने औद्योगिक पार्क बनेंगे जी? 12 औद्योगिक पार्क बनेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे, 12 उनकी संख्या रहेगी। क्लियर हो गए? ये तो ठीक है। डायमेट्री टाइप आवास, घरेलू उत्पादन, ठीक है, क्रिटिकल दिवालियापन संसाधन, ठीक है। तो इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे। 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई है। सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रति माह 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 की एककालिक सहायता। शहरी विकास में स्टाम्प ड्यूटी, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्ति को स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे। स्ट्रीट मार्केट, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड विकसित किए जाएंगे। सरकार काम करेगी हटवाड़े लगाने के,
ये बात याद रखना। ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 10 बड़े नगरों में ट्रांजिट उन्मुख जल प्रबंधन, इसके लिए भी हम काम करेंगे। 100 बड़े सुविधाओं के लिए काम करने की बात कही गई है। आवास संबंधी पीएम शहरी आवास योजना 2.0, 10 लाख करोड़ का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं को पूरी किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत में लघु रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी। देखो, भारत जैसे जैसे विकसित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को बढ़ाना पड़ेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? और भाई साहब, बहुत बड़ा प्रश्न आया, ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ेगी कैसे? हम कोयले के ऊपर और जल के ऊपर रहकर तो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर ही नहीं सकते। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात यह करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल करके लघु रिएक्टरों की स्थापना करेंगे, ये बात याद रखना। इसके अलावा पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, बिजली भंडारण के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए काम करेंगे। यूएससी ताप विद्युत संयंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे। क्लियर हो गई? ऊर्जा लेखा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ जो है घरों को मुफ्त बिजली यहां पर दी जाएगी। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, एक नई योजना चलाई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक प्रति माह। अब तक 1.28 पंजीकरण और 14 लाख आवेदन हो चुके हैं। क्लियर हो गई? यानी कि सोलर पैनल के माध्यम से काम किया जाएगा। अवसंरचना के लिए 11,11,111 का प्रावधान किया गया है। कुल जीडीपी का 3.4% है। यह शायद 11,11,111 करोड़ होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, लाख करोड़ होना चाहिए, 11,11,111 करोड़ रुपए का। यहां पर लिखा हुआ है, गलत छपा हुआ है। चलिए, लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क उपलब्ध करवाने के लिए PNGSY का चरण 4 शुरू किया जाएगा। ठीक है। कोसी, बिहार में कोसी नदी है सर, बिहार का शोक कहते हैं वो सर। ठीक है। चलिए, देखिए, मैं एक बात बता दूं, इस पूरे बजट में हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बजट में समझने लायक बात केवल एक आम आदमी के लिए वो होती है कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैंने तो फिर भी आपके बजट भाषण जो है वो 21 पेज में कंप्लीट कर दिया। अगर मैं वो बजट भाषण एग्जैक्ट यहाँ पर प्रस्तुत करता ना, तो वो बजट भाषण 136 पेज के आसपास का था, तो वो तो भाई साहब हमारे ऊपर से जाता। क्लियर हो गई? कुल मिलाकर के बात यह है जी कि इस बार बजट में एक तो पोलावरम सिंचाई परियोजना याद रखनी है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अवसंरचना पर्यटन, देखो, पर्यटन के क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर जो है उसके मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर, बिहार में पड़ता है सर, यहाँ के लिए व्यापक पहल की जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था, नालंदा को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाएंगे। उड़ीसा के लिए यहाँ पर बात कही गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अंतरिक्ष व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 1,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। अगली पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए पूरी बात कही गई है। हमारे लिए जो है इसमें कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है। चलिए, देखो, एक योजना यहां पर लाई गई है, थोड़ा सा इसके समझ सकते हैं। NPS वात्सल्य योजना, अयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की यह योजना है। क्लियर हो गई? एनपीएस की बात कही गई है, नई पेंशन योजना। ठीक है, न्यू पेंशन पॉलिसी, संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने, राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के एक समाधान निकाला जाएगा। क्लियर हो गई? तो ये चालू खाता घाटार ये अपने काम की बात नहीं है जी, मुद्दे की बात आते हैं, अपने समझने में भी नहीं आते। कर का प्रस्ताव सरलीकरण किया गया। आयकर अधिनियम जो 1961 था उसकी समीक्षा की जाएगी। धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस का सरलीकरण किया जाएगा। मुकदमेबाजी, अपील कर आधार और वृद्धि है। ठीक है। क्षेत्र विशेष व्यापार में आसानी, शुल्क में परिवर्तन किया गया। देखो, क्या क्या चीजें जो है वह सस्ती हुई है, थोड़ा सा समझिएगा। कैंसर की 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क पूर्णतः छूट दे दी गई है, किफायती दवाइयां हैं। मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीआर चार्जर पर
बीसीडी घटाकर 15%, तो मोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सोने चांदी पर सीमा शुल्क 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करना, घरेलू मूल्य संवर्धन। झींगा और फिश फील्ड पर बीसीडी घटाकर 5% करना। सोलर सेल पैनलों के निर्माण के लिए अधिकतम पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। ठीक है, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है जी, जो ये 5-6 बातें हैं ये सस्ती हो गई है। क्लियर हो गई। प्रत्यक्ष कर का प्रावधान यहां पर किया गया है। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था। ठीक है, हार्बर दर हो गई। ठीक है सर, देखो इनकम टैक्स एक आम आदमी के लिए, एक मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स स्लैब हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? चलिएगा, साल में 2 बार तो बजट आता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगानी नहीं होती है। जैसे अगर कोई शून्य कमाता है तो भैया सॉरी माफी चाहूंगा, अगर कोई की इनकम 3 लाख रुपए तक है तो भाई साहब उसको 0% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 से लेकर 7 लाख है तो 5% देना पड़ेगा। 7 से लेकर 10 है तब आपको 10%, 10 से लेकर 12 है तो 15%, और 12 से लेकर 15 है तो 20%, और 15 लाख से ऊपर अगर आप इनकम रखते हैं तो आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती की गई है, 15 से बढ़ाकर 25। रुपया कहाँ आता है ये आप देख लीजिए, हमारा रुपया कहाँ कहाँ से आता है। आयकर, केंद्रीय उत्पाद, जीएसटी, निगम कर, सीमा शुल्क, ऋण पूंजी, उधारी और अन्य देयता है। हमारा रुपया जाता कहाँ है? ब्याज के भुगतान में सबसे ज्यादा जाता है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम जो है रक्षा सब्सिडी पर। ठीक है, सब्सिडी रक्षा करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, वित्त आयोग, केंद्र प्रायोजन, अन्य व्यय और पेंशन इनमें जाता है। भारत के प्रमुख मदों में रक्षा में सबसे ज्यादा पैसा हम अभी खर्च कर रहे हैं, लगभग 4,54,773 करोड़ रुपए है। ग्रामीण विकास है, यह प्रश्न बार भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, शिक्षा पर हम जो है केवल और केवल 1,25,438 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन है, मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ा दिया गया है अभी। ठीक है, मनरेगा के अलावा अनुसंधान विकास परियोजनाएं, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं जो हैं, सेमीकंडक्टर ऊर्जा, ये सब चीजें हैं। प्राप्तियां कहाँ से क्या होती है ये अपने काम के नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये सब चीजें हैं बजट भाषण को लेकर के। अब एक संक्षिप्त में मैं आपको 2-3 बात बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो है क्या क्या चीजें हैं जो सस्ती हुई है। तो एक बहुत अच्छे से समझिएगा, मैंने पहले भी कहा कि एक आम आदमी के लिए बजट की इतनी सी इंपॉर्टेंस है कि भैया क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। तो सस्ता हुआ है सोना चांदी, इंपोर्टेंट ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वेलरी, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, एक्सरे ट्यूब, ये चीजें जो है सस्ती हो गई है। क्या क्या महंगा हुआ है? सोलर ग्लास महंगा हुआ है, सुपारी, प्लास्टिक प्रोडक्ट, टेलीकॉम उपकरण और लेबोरेटरी केमिकल्स, ये चीजें जो है भाई साहब महंगी हो गई है। तो ये था एक बजट का मूल रूप से संक्षिप्त प्रारूप। समझने योग्य कुछ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन भैया सब बताते हैं इसलिए हमने भी आपके लिए एक शानदार प्रयास किया है कि बजट की कुछ ऐसी मूलभूत हाइलाइट्स 10-15 मिनट में आपके सामने चर्चा करूं जो हमारी परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उपयोगी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम चंदू जैन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।